Day 9. We are not just covering a chapter today, we are conquering an entire physics system. Welcome to Waves and SHM Double Mission. I am Chris, you are watching Unknown Aspirant. In JEE and NDA, these two are inseparable. If you understand the system of the pendulum of or a spring, you understand the source of every wave in the universe. Today, we decode the math of oscillations and energy of traveling wave. This is the midpoint where the most aspirants lose their frequency. But you are a ranker in the making. Let's synchronize the logic and finish this block once and for all. Mission Day 9. The wave system. Engage. So let's begin. These are the topics that we are cover in SHM. First, kinematics and energy of SHM. हम लोग ये जानते हैं कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है. स्प्रिंग कांस्टेंट जैसे हम लोग कहते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. स्प्रिंग कांस्टेंट को डिनोट करता है. अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे और ये m जो है वो यहाँ पे भेज देंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स हो जाएगा. अगर इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें देखने के लिए मिलता है एक इक्वेशन जिसे सॉल्व करने पे मुझे मिलता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो होता है वही आपका k अपॉन एम होता है. ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जो होता है आपका k अपॉन एम होता है और टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है. ठीक है, ये बात भूलने योग्य नहीं है. आपका एसएचएम में जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है. पॉइंट यहाँ पे देखना होता है, एक पार्टिकल है जो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है तो ये जो बॉडी है इसको रिगेन करने की कोशिश करता है. दैट्स व्हाई यहाँ से आपका ये जो होता है आपका मीन पोजीशन होता है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन दोनों होते हैं. और जब यहाँ पे बॉडी रहता है तो आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है. अगर बॉडी यहाँ से जैसे ही यहाँ पे घिसका तो यहाँ पे अगर एक्स डिस्प्लेस हुआ तो अपने बॉडी मतलब वो अपने पाथ को वापस रिगेन करने की कोशिश करेगा. दैट्स व्हाई ये अपना इधर फिर से आता है और इधर आने के बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी होता है जिसके चलते वो आगे आ जाता है, फिर वो पीछे जाता है, ऐसे आगे जाता है. ऐसे ही आपका ऐसे स्टार्ट होना स्टार्ट कर देता है. तो इस केस में अगर आपका वेलोसिटी जो हुआ और फंक्शन ऑफ एक्स हुआ तो उस केस में हम लोग बोलेंगे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ए जो होता है एरिया को नहीं एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है. अगर वेलोसिटी आपका फंक्शन ऑफ टाइम हुआ तो उस केस में ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा. यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि आपका जो यहाँ पे ये जो चीज है वो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा जब प्लस माइनस ओमेगा ए और एक्स आपका जीरो हुआ. अगर वेलोसिटी मिनिमम कब होगा जब आपका एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए पर हो, यानी कि आपका एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि आपका एम्पलीट्यूड पे हो. बात करते हैं दूसरे वाला पॉइंट. अगर आपका फंक्शन जो है एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स हुआ तो उस केस में आप सीधे बोलोगे नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. अगर आपका फंक्शन ऑफ टाइम हुआ तो इसके लिए बोलोगे कि नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी. अगर बात करते हैं अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए जीरो पुट कर दो. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एक्स जो होता है आपका प्लस माइनस ए डालता है और एक्स जो होता है मिनिमम के लिए जीरो डाल दो. नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. देन हम लोग ये कह सकते हैं कि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करने पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. यहाँ पे ए एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, एरिया मत समझ लेना. तो ये था आपका पेज 1 जिसे हमने अच्छे से कवर किया. ये होता आपका पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का ग्राफ एसएचएम में. जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो घटना स्टार्ट कर देता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट कर देता है. और ओवरऑल ये दोनों का जो लैपिंग पॉइंट होता है वहां पे हम लोग ये टोटल एनर्जी का ग्राफ होता है. अगर 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 आपका यू नॉट जो है एट एक्स बराबर 0 पे हुआ तो उस केस में मैं बोलूंगा कि इसका जो ग्राफ होगा टोटल एनर्जी का ग्राफ जो होगा
वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये बीच का जो गैप इन लोगों के बीच में देखने के लिए मिलता है ना, ये वाला, ये फैल जाएगा और थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एट मीन पोजीशन सिस्टम हैज पोटेंशियल एनर्जी। मीन पोजीशन पे आपका सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होता है। नेक्स्ट वन जो कि ज्यादा हेल्पफुल होने वाला, अगर इसे याद कर लेते हो तो आपका T1 टाइम है, तो T1 टाइम पे क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, मैं तो एक मेथड अच्छे से याद रखता हूं, दैट इज सलीम सर वाला मेथड। वो क्या कहता है, एक मिनट आप मुझे एक मिनट दो, वेट, या वो ये कहता है कि आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, ये, ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन। अगर और भी अंदर डेप्थ में जाए तो यहाँ पे 1 2 3, ये 4, फिर से 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, ऐसे, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका 0 डिग्री, फिर आता है आपका 30 डिग्री, फिर आता है 45, फिर आता है आपका 60, और फिर आपका 90, फिर आता है यहाँ पे 90 के बाद फिर से 30 जोड़ोगे तो 120, फिर 135, ये आपका हो जाएगा ओवरऑल कितना, 180, सॉरी ये अभी मैं कवर नहीं करता, सो इसको हटाते हैं, नहीं तो टाइम ज्यादा किल होगा। फेज डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, फेज डिफरेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं फेज डिफरेंस, और ये जो होता है कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन, अगर टाइम आपका x बराबर 0 से लेके x बराबर 1 पर हुआ तो आपका टाइम पीरियड T/4 होता है। अगर x आपका a sin ओमेगा 2, x को हम लोग ये लिख सकते हैं a sin ओमेगा t होता है। अगर x आपका a/2 हुआ तो a sin ओमेगा t T1, और यहाँ से a/2 को हम लोग हाफ लिख सकते हैं a sin ओमेगा t, और यहाँ पे π/6 इज इक्वल टू 2π T1, और यहाँ से T1 आपका T/12 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड सीधे लगा देते हैं, T2 इज इक्वल टू T1/4 माइनस T1, और यहाँ से T/6 निकल आता है। स्टेप 2, फाइंड टाइम पीरियड, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, सेम केस। यहाँ पे आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, तो यहाँ पे आपका थीटा डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर एक्सेलरेशन जिसे f इज इक्वल टू ma कहा जाता है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जहाँ पे अल्फा इज इक्वल टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। इफ यू गेट अल्फा विथ नेगेटिव ऑफ सम कांस्टेंट विथ के एक्स, तो यहाँ पे ये जो सम कांस्टेंट होता है वो आपका ओमेगा स्क्वायर होता है। और यहाँ पे अगर अल्फा इज नेगेटिव ऑफ सम कांस्टेंट इनटू थीटा, तो यहाँ पे ये भी जो होता है सम कांस्टेंट विल बी ओमेगा स्क्वायर, से हम लोग उसे कंपेयर कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा ओमेगा का। और टाइम पीरियड जो होता है 2π/ओमेगा, यहाँ पे भी 2π/ओमेगा ही होता है। नेक्स्ट वन, वी आर मूविंग स्प्रिंग ब्लॉक एंड एसएचएम पेंडुलम, ठीक है। बात करते हैं कि सबसे पहला केस होता है ये, अगर आपका स्प्रिंग है, इसे एक ब्लॉक से बांध के रखे हो और ये अपना मीन पोजीशन पे अड़ा हुआ है, आपने क्या किया, ये इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट जाके और इसे छोड़ दिया, तो फोर्स जो है अपना ऑब्वियसली अपने पाथ को रिगेन करने की कोशिश करेगा। अगर रिगेन करने की कोशिश करेगा तो ये अपना फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के एक्स, और यहाँ पे F इज इक्वल टू ma होता है, तो F इज इक्वल टू ma माइनस के एक्स, और यहाँ से एक्सेलरेशन जो होता है नेगेटिव ऑफ के अपॉन m इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे के अपॉन m क्या डिनोट करता है, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा 2π√m/k हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगर आपका एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा से डिस्प्लेस हुआ, तो उस केस में थीटा अगर वेरी स्मॉल बोल दिया जाए तो आपका mg sin थीटा जो होगा आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा वो F इज इक्वल टू fx होता है ना, तो F इंटू x की जगह पे हम लोग ये L यूज करेंगे, तो mg sin थीटा इंटू L। अगर बात करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू mgl इंटू थीटा, और यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लोग ये तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा विल बी थीटा। अगर थीटा आपका बहुत ज्यादा स्मॉल हुआ तो साइन थीटा विल बी थीटा, तो mgl इज इक्वल टू इंटू थीटा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, इसका क्या हो जाएगा ml स्क्वायर इंटू अल्फा, और mgl यहाँ से एल स्क्वायर खत्म, तो यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा g/l इंटू थीटा, और यहाँ पे g बाई जो l होता है वो होता है आपका ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2π√l/g होता है। तो ओवरऑल समरी में ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका पार्टिकल
एसएचएम में हुआ, एसएचएम बोले तो आपका डायनामिक ये क्या कहते हैं, मैकेनिक्स का, ये अगर नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल के केस में मैं बोलूंगा कि टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट m/k होता है। अगर वही आपका एंगुलर स्पीच में हुआ तो उस केस में मैं बोलूंगा कि टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट l/g होता है। नेक्स्ट वन, वी आर मूविंग स्प्रिंग ब्लॉक अंडर द प्रेशर एंड कांस्टेंट फोर्स। लेट्स बिगिन। आपका ये देखो, यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे इसका जो नेचुरल लेंथ होगा वो इसके ओरिजिनल नेचुरल लेंथ से थोड़ा दूरी पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके वेट के चलते इसका नेचुरल लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बात करते हैं इस केस के बारे में, इसका भी नेचुरल लेंथ कुछ हद तक बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका नेचुरल लेंथ चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए बढ़ जाएगा। और यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी आपका जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, तो इस केस में भी आपका जो है ये नेचुरल लेंथ वापस रीगेन करने की कोशिश करेगा। और इन सारे के सारे केस में एक चीज कॉमन है, आपका टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अंडर रूट m/k से निकाल सकते हैं। मीन पोजीशन चेंज हो सकता है लेकिन टाइम पीरियड एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन NLM। अगर आपको नहीं पता तो आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। अगर आपका दो स्प्रिंग है जिसका K1 एंड K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, अगर उसको आपने सीरीज में जोड़ दिया है तो उस केस में मैं यूज करूंगा मल्टीप्लाई अपॉन सम, उसका K इक्विवेलेंट लिखने के लिए। अगर दो आपका पैरेलल में है तो उस केस में मैं यूज करूंगा आपका K इक्विवेलेंट विल बी K1 प्लस K2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ये एक रस्सी है, एक रस्सी है, इसको आपने एक मास से कनेक्ट कर दिया। तो इस केस में बोलोगे कि आप इसका ये जो होता है इसका स्टिल K1 एंड K2 आर इन पैरेलल। ये देख लो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, आपको दिखेगा कि ये सीरीज में, भाई साहब नहीं, ये पैरेलल में है। नेक्स्ट वन इज, अगर ये अभी भी समझ में नहीं है पैरेलल में कैसे है तो काम करो, ये दोनों को उठाओ, ये रस्सा उठाओ, यहाँ से उठाओ और इसको ऊपर ले जाओ। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये लो, इसको ऊपर मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया और ये दोनों रस्सी को ऐसे पकड़ लिया, ये आपका मास हो गया, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है। अब आपको पैरेलल दिख रहा है? हाँ, तो ये आपका पैरेलल है। नेक्स्ट वन, ये चीज बताइए, ये आपका ऑलरेडी ये क्या है आपका, ये पैरेलल है या सीरीज में? ऑब्वियसली ये आपका सीरीज में है तो यहाँ पे आपका 2K हो जाएगा। ये आपका क्या है, पैरेलल में है, तो उस केस में यहाँ पे भी ये सीरीज में ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे यहाँ पे लिखेंगे ये आपका क्या है, सीरीज में है, तो आपका मल्टीप्लाई अपॉन सम हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अपॉन सम, ये आपका सीरीज में है तो सॉरी पैरेलल में है, तो इस केस में मैं 2K लिख दूंगा। ओवरऑल आपका मुझे निकल के आ जाएगा 3K। और टाइम पीरियड निकालना भी होगा तो टाइम पीरियड मैं जानता हूँ 2 पाई अंडर रूट m/k होता है। K इक्विवेलेंट मैं यहाँ पे पुट करूंगा, K इक्विवेलेंट विल बी 3K। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग कट। अगर मैं स्प्रिंग को काट देता हूं तो उसके K इक्विवेलेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आपका एक नॉर्मल स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K और इसका लेंथ L था, तो उस केस में मैं बोलूंगा इसके मैंने काट दिया L1 एंड L2 के लेंथ में, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 हो गया। तो बताना ये है कि तुम ये बताओ कि इसका नया जो K1 एंड K2 है वो कितना होगा। सिंपल, कैसे? अगर आपको K1 निकालना है तो पहले लिख लो खुद का लेंथ अपॉन कटा हुआ लेंथ इनटू सबका स्प्रिंग कांस्टेंट, सिंपल। और K2 निकालना है तो खुद का लेंथ अपॉन कटा हुआ लेंथ इनटू K सबका स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब ओवर मैं कहना ये चाहता हूँ अगर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है K1 इज इक्वल टू तो खुद का लेंथ अपॉन कटा हुआ लेंथ इनटू सबका स्प्रिंग कांस्टेंट, आपका K1 निकल के आ जाएगा। अगर आपका K लिखा है K1 तो यहाँ पे K लिख दो, खुद का लेंथ अपॉन कटा हुआ लेंथ। K2 निकालना है तो K इंटू खुद का लेंथ अपॉन कटा हुआ लेंथ। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो एक स्प्रिंग है जिसे मैंने 3 भागों में काट दिया। अब बताओ, तो इसका बताना है कि आप बता दो क्या इसका लेंथ जो है मैंने सबका सेम रखा था वैसे, L1 L/3 L/3 L/3। तो यहाँ पे आपका जो K डैश होने वाला है वो आपका 3 टाइम्स ऑफ K हो जाएगा। नेक्स्ट वन, वी आर मूविंग टू ब्लॉक सिस्टम। इसमें रिड्यूस मास का भी कंसेप्ट आएगा। रिड्यूस मास क्या होता है? रिड्यूस मास होता है आपका एक बार ये देख लो एक बार, रिड्यूस मास जिसे हम लोग ये म्यू रेट से डिनोट करते हैं वो होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो सबसे पहले ये देखो, आप 2 मास है जिसका 2 स्प्रिंग से आप जोड़ रहे हो, इसका मास M है, इसका मास 2M है और एक इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K है। तो टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट
m के जगह पे आपकी बार हम लोग रिड्यूस मास यूज करेंगे अपॉन के इक्विलिब्रियम। अब रिड्यूस मास कैसे निकलता है, तो रिड्यूस मास के लिए हम लोग लिख सकते हैं, आप रिड्यूस मास कैसे निकलता है, तो आपका जो मास पहले था m और इसका दूसरा मास m1 2m अपॉन उसका सम m1 प्लस m2, m1 इज इक्वल टू m, m2 इज इक्वल टू 2m। तो ये आपका हो जाएगा, ओवरऑल देखा जाए तो 2m/3 हो जाएगा। के इक्विवेलेंट जो निकलना चाहिए वो हो जाएगा k प्लस 3, 2k इज इक्वल टू 3k। अब ओवरऑल टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/m/k होता है, तो m इज इक्वल टू रिड्यूस मास जो हमारा निकल के आया था 2/3 निकल के आया था, तो 2/3 इंटू अपॉन यहाँ पे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के जगह पे लिखा जाएगा, तो ओवरऑल मेरा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा आपका 2π√2m/9। नेक्स्ट वन इज, अगर आपका ब्लॉक जो है वो किसी लिक्विड के रखा हुआ है जिसमें आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो उस केस में आपका जो होता है, आपने इसमें एसएचएम का क्या पंगा है, आप देखते हो कभी आपने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस किया इसको और जैसे ही छोड़ा तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लगता है, एक्स डिस्प्लेस हुआ था, तो उस केस में आपका एसएचएम होने लगता है। और एसएचएम के लिए टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/h/g हो जाता है इसके लिए। और टाइम पीरियड इसके अच्छे से निकालना, अगर आपका g ना दे रखा हो तो उसके लिए हम लोग डेंसिटी का यूज करते हैं। तो डेंसिटी कैसे निकलता हो, अगर h ना दे रखा हो तो अपने डेंसिटी का यूज करना है, डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मत पुट कर देना, यहाँ पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/m अपॉन एरिया रो जी। रो किसका रो, तो वो लिक्विड का रो बोले तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यार। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे आपको एक एक चीज बता देता हूँ, ए डिनोट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एट इक्विलिब्रियम पे आपका जो PS और PL इज इक्वल टू H/L हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे आंसर ले लोगे। नेक्स्ट वी आर मूविंग वन विथ SHM ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर के अंदर पिस्टन डाल दिए हो और उसके बाद SHM कैसे होगा इसमें भाई, बात तो सोचने वाली है। तो आपका देख लो, एक बार फिर से देख लो, इसका जो ऊपर वाला मास है इसका m1 है, इसका एरिया a है, आपका V0 इज इक्वल टू HA है, और आपका हाइट जो है आपका h है। तो पिस्टन गिव्स अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, तो इस केस में मैं टाइम पीरियड जो होगा 2π/m V0 अपॉन P0 A²। अगर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो 2π/m V0 अपॉन गामा P0 A²। गामा इज इक्वल टू, अभी मैंने हम लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, CP/CV होता है, और एक भी ठीक है। अब आगे डिस्कस, जिसमें जो उतना लिखा है उसमें ही आगे करते हैं। SHM इन टनल अगर हो जाए प्लेनेट के अंदर तो उसमें भी SHM होता है। अगर आप तो टनल दो तरीके का हो सकता है, या तो आप सेंटर के होते हुए बीच से आप SHM कराओ, या फिर किसी पार्टिकल के आपका अगर प्लेनेट के अंदर आपने एक टनल बना दिया हो तो उस केस में आपका SHM करता है। अगर कोई आप m मास का बॉडी अंदर डालते हो तो उस केस में आपको देखता है कि आपका SHM करना स्टार्ट कर देता है। क्यों होता है SHM, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड होता है 2π/r/g होता है, वेयर g इज इक्वल टू gm/r² होता है। बात करते हैं SHM ऑफ चार्ज। मैंने बोला था ना कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब मैंने कवर किया था तो उसमें बोला था कि भाई चार्ज, वहाँ पे मैं ये कंफ्यूज हो जाता था कि अंदर, ठीक है चलो देखो, आपका दो गो चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ पे मैंने एक मास पार्टिकल रखा था नेगेटिव मास का, तो यहाँ पे उसका मास m है, बीच का डिफरेंस अगर d है तो उस केस में बोला जाएगा स्मॉल डिस्टर्बेंस होगा, और वहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा 2π/md³ अपॉन 2k/q, यहाँ पे k जो होगा 1/4πε0 हो जाएगा। और बात करते हैं कि नहीं, आपका जो ये बॉडी है मतलब 2q और 2q है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो q और m है, तो उस केस में आपका टाइम पीरियड जो होगा 2π/md³ अपॉन 4k/q q1 q2 4k/q1 q2 अपॉन md³। लेट मी रिपीटेड, टाइम पीरियड जो होता है 2π/md³ अपॉन 4k/q1 q2, यहाँ पे k जो होता है 1/4πε0 को डिनोट करता है। नेक्स्ट वन वी आर मूविंग विद फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, ऐसा आपको लगता है कि बस केवल ये जो होता है पेंडुलम ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ SHM करने के लिए आपका जो पेंडुलम होगा वो किसी भी शेप का हो सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, उसका सेंटर ऑफ मास से होके पास करना चाहिए। तो उस केस में आपका जो टाइम पीरियड होता है 2π/I/mgd। यहाँ पे m जो होता है मास होता है, g होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, d जो होता है आपका डिनोट करता है क्या, डिस्टेंस फ्रॉम आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस है, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहा जाता है उसे। अगर डी की बात करते हो तो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ मास से जहां तक तुम लटकाए हो वहां से उसका बीच का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वन, अगर वी आर, अगर यहाँ से अगर पकड़ के एक डिस्क है जिसको मैंने यहाँ से इसको ठोक दिया, ठोकने के बाद 10% मुझे देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे ये इसको जैसे ही मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये KSHM करना स्टार्ट कर देगा। तो इस केस में इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे mr² प्लस mr² और यहाँ आपका 2mr² हो जाएगा। अगर डी की बात करते हो तो डी इज इक्वल टू आर, डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/2mr² अपॉन mgr। यहाँ पे टाइम जो होता है ओवरऑल निकल के आ जाएगा आपका 2π/rg अपॉन g। ठीक है। नेक्स्ट वन, वी आर मूविंग विथ SHM ऑफ डाइपोल इन फील्ड, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होता है कि SHM अगर डाइपोल हुआ तो 2π/√i अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, और अगर आपका ये हुआ क्या, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस केस में आपका जो ये बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपका टाइम पीरियड हो जाता है 2π/√i अपॉन mv। यहाँ पे m जो होता है डिनोट करता है, ये पोल को डिनोट करता है। नेक्स्ट वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट वन, वी आर टॉकिंग विथ टाइम पीरियड ऑफ SHM पेंडुलम डिफरेंस कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन में क्या होगा, जी इफेक्टिव का अगर नाम सुने हो, अगर एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा तो जी इफेक्टिव क्या होगा, a प्लस जी हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन नीचे जाएगा तो जी इफेक्टिव विल बी g माइनस a हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन राइट गया तो जी इफेक्टिव विल बी √a² माइनस g², a² प्लस g² हो जाएगा। तो उस केस में अगर टाइम पीरियड निकालना हो इन सारे कंडीशन में तो आप यूज करते हो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/L अपॉन जी इफेक्टिव। नेक्स्ट वन, वी आर मूविंग विथ सुपर पोजिशन ऑफ SHM का सुपर पोजिशन। ठीक है। अब SHM को हम एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे तब जाके इसका सुपर पोजिशन निकाल पाएंगे। ये होता है लेंदी मेथड। I really think that it is really been unimproved। तो इसको देखो कैसे होता है। होता है ये कि आप इसको एक वेक्टर मान लेते हो, इसको एक वेक्टर मान लेते हो और इसको साइन के साथ लिखते हो, तो आपका ये निकल के आया। तो जैसे कि ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, बीच का एंगल फाई है और ये आपका रिजल्टेंट फाई निकल के आया, तो फाई विल बी व्हाट, तो फाई आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो फाई विल बी 4/3 tan इनवर्स। सिंपल। डैम्पिंग ऑसिलेशन, because damping is not in our JEE main syllabus, that's why I will not cover this topic in this specific video. So that's all for today. I will see you in a next one.